देखो, सब बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में हम लोग आज डिस्कस करेंगे कि लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है, सबसे पहले ये हम लोग जानेंगे कि लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन होता क्या है। ठीक है, तो केमिस्ट्री का मेन एस्पेक्ट है, केमिस्ट्री का मेन एस्पेक्ट क्या है? डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शन के बारे में स्टडी करना। केमिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं? डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शन के बारे में स्टडी करने के लिए, है ना। तो ये जो डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शन है वह कुछ नियमों के अनुसार होती है ना, कुछ नियमों के अनुसार होती है ना। उसी को कहते हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। देखिए, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी स्कूल्स, उसके कुछ सर्टेन लॉज होते हैं, नियम होते हैं। क्या भाई, तो आपको अभी क्या नियम है कि नो मास्क नो एंट्री, है ना, बिना मास्क का एंट्री नहीं है ना। आपको क्या है नियम? ये है कि समय समय पर हाथ को धोना है, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है ना। तो उसी तरह से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी स्कूल का कुछ रूल्स होता है। उसी तरह से हम लोग जब केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो केमिस्ट्री का मेन उद्देश्य होता है, एस्पेक्ट है कि डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शन के बारे में स्टडी करना। ये जो डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शन है ये कुछ नियम के अनुसार होती है ना। जैसे ये जो है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन कहलाता है, और ये जो होते हैं मेनली 4 प्रकार के होते हैं, है ना। ऐसे तो होता है 5 प्रकार का, एक रेसिप्रोकल लॉ भी जुड़ जाता है, लेकिन हम लोग पढ़ते हैं 4 प्रकार के। पहला क्या पढ़ते हैं भाई? लॉ ऑफ, है ना, कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। दूसरा जो होता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस होता है। तीसरा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस होता है, और चौथा जो होता है गे-लुसैक लॉ होता है। इसी को कहते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस ऑफ गैसियस वॉल्यूम। ये 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, हम लोग समझ गए। तो हम लोग ये जानते हैं कि केमिस्ट्री का मेन एस्पेक्ट है डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शन के बारे में स्टडी करना, और ये जो रिएक्शंस जो होते हैं, है ना, कुछ नियम के अनुसार होते हैं, जिसे हम लोग लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन कहते हैं। ठीक है, और हम लोग ये भी देख लिए कि 4 लॉ होते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस, और चौथा जो होता है गे-लुसैक लॉ होता है ना। उसी को कहते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट, है ना, प्रोपोर्शंस ऑफ गैसियस वॉल्यूम। आज हम लोग देखते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है ये लावोजियर ने दिया था, है ना। लावोजियर को ही कहा जाता है फादर ऑफ केमिस्ट्री, क्योंकि लावोजियर ही जो है पहला लॉ दिया था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। उसमें ये कहता है कि ड्यूरिंग ऑल केमिकल एंड फिजिकल चेंज द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट। क्या कहेंगे? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, during all physical and chemical change the total mass of reactants is equal to the total mass of the product। कहता है कि सभी फिजिकल चेंज हो, केमिकल चेंज हो, रिएक्टेंट के मास और प्रोडक्ट के मास में कोई अंतर नहीं होता है। जैसे मान लीजिए कि हम आधा किलो चावल लिए, 250 ग्राम दाल ले लिए, है ना, 100 ग्राम नमक ले लिए, 150 ग्राम जो है आपको ये लिए क्या बोलते हैं हल्दी डाल दिए। तो इस तरह से क्या हो गया, 1 किलो लिए तो 1 किलो बना, मैंने जितना हम लेंगे उतना ही बनेगा। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है। इसीलिए कहता है कि मैटर
मैटर कैन neither be created nor destroyed. हमें पदार्थ को न तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही हम उसे नष्ट कर सकते हैं। पदार्थ को एक रूप से दूसरे रूप में बदल देते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये बर्फ है, ये बर्फ है 100 ग्राम हम लोग लेते हैं, एक बंद बर्तन में उसको धीरे धीरे पिघलाते हैं, तो क्या होगा 100 ग्राम बर्फ जो है पानी में बदल जाएगा। तो 100 ग्राम बर्फ क्या होगा 100 ग्राम जल में बदले। तो जितना हम बर्फ लिए उतना ही वाटर में कन्वर्ट हुआ। तो इसका मतलब क्या होगा कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एप्लीकेबल हो रहा है, इनका रिएक्शन हो रहा है, लेकिन उसमें रिएक्टेंट के मास और प्रोडक्ट के मास में कोई अंतर नहीं हो रहा है। ठीक है, जैसे दूसरा एग्जांपल देखते हैं डिकम्पोजिशन ऑफ H2O, सॉरी H2O, मर्क्यूरिक ऑक्साइड, इसको मर्क्यूरिक ऑक्साइड कहते हैं। अब देखिए ये मर्क्यूरिक ऑक्साइड को जब हम लोग हीट करेंगे तो ये टूटेगा, इसमें टूटेगा भाई, तो मरकरी में टूटेगा और ऑक्सीजन में टूटेगा। ये हाफ ऑक्सीजन है बैलेंस करने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये मर्क्यूरिक ऑक्साइड है, ये 100 ग्राम है। इसको जब हम हीट करेंगे तो क्या होगा कि 92.6 ग्राम मरकरी देगा और 7.4 ग्राम जो है ऑक्सीजन देगा। वजन करेंगे, देखिए तो क्या हो गया, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स कितना हो गया 100 ग्राम हो गया। टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट कितना हो गया 92.6 प्लस 7.4 हो गया, ये 100 ग्राम हो गया। इसका मतलब क्या हो गया कि रिएक्टेंट के मास और प्रोडक्ट के मास में कोई अंतर नहीं हो रहा है ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि मैटर को हम लोग क्या कर सकते हैं, मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। मैटर को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं ना ही हम लोग उसको नष्ट कर सकते हैं। हम लोग क्या करते हैं, एक रूप से दूसरे रूप पे चेंज करते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए कि बर्फ है 100 ग्राम है, उसको हम लोग क्या करेंगे हीट करेंगे, तो हीट करेंगे तो क्या होगा 100 ग्राम वाटर मिलेगा। लेकिन एक चीज होगा यहाँ कि ये जो होगा वह क्लोज वेसल में, बंद बर्तन में बर्फ को लेकर के गर्म करेंगे तभी 100 ग्राम वाटर मिलेगा। मान लीजिए कि अगर ओपन में होगा, ओपन में कराएंगे तो कुछ जो है ना बर्फ जो है वह कन्वर्ट हो जाएगा वेपर में, तो क्या होगा मास में अंतर होगा। यहाँ पर सवाल उठता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एप्लीकेबल होगा कब, जब उसको क्लोज वेसल में कराएंगे, है ना। तो नेक्स्ट लॉ जो आता है हम लोग को लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शंस।